इनका एक फार्मूला है कि मियाँ की शक्ल दिखाओ। उन्होंने एक तबके को ये तैयार किया कि हम हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और मोदी उसके सरबराह। हर जगह ये शिकस्त खाई इन्होंने, लेकिन जहाँ मुसलमान है वहाँ ये जीतते हैं। और जीतने का इनके पास फार्मूला है कि कत्लेआम कर दो, मस्जिदों को लूट लो, मकान जला दो, लिंच कर दो, माहौल ऐसा पैदा कर दो कि कुछ दुनिया की किसी न किसी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में हम शर्मसार होते हैं। हमें ये नहीं, अगर ये महज़ब होते तो कुछ तो शर्म इनको आती। और आरएसएस वो जमात है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे गौर खौज कर रही है कि इनको आतंकवादी डिक्लेयर किया जाए। इसीलिए कभी कभी भागवत साहब ये कहते हैं हमारा डीएनए एक है और फलाना एक है, कि अगर ये सरकार अगले 5 साल एक बार फिर जीत गई तो इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये गंवारों का मुल्क है, ये गंवारों के पास सरकार है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, ये जाहिलों की सरकार है। इनको पता ही नहीं है कि यूएपीए का मतलब क्या है। पुलिस में के अंदर जो रवैया है इस वक्त पुलिस का, ज़्यादातर ऑफिसर्स का, वो बिल्कुल उसी रोशनी में है जैसे ये बजरंग दल और शिवसेना की दूसरी जमातें इनकी हैं। त्रिपुरा में जिस तरह से पिछले दिनों दंगे भड़के और सोशल मीडिया पर जब वहाँ के दृश्य आए, लोगों ने ये देखा कि किस तरह से मसाजिद को आग के हवाले किया गया है। उसके बाद दिल्ली से कुछ डेलीगेशन जमीयत उलमा हिंद का और कुछ और तंजीमों का, और उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा। जा कर के सारे सबूत इकट्ठा किए, बहुत सारी चीज़ें शूट की उन्होंने, और उसके बाद पब्लिक डोमेन में उसको डाला, सोशल मीडिया पर डाला। परसों दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस कॉन्फ्रेंस में तमाम वकीलों ने, जो 4 वकील वहाँ पर गए थे, उन्होंने वहाँ पर क्या देखा वो बताया और उसके साथ ही फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट एक पेश की। 3 तारीख को उनको एक लेटर भेजा जाता है त्रिपुरा पुलिस के ज़रिए कि आपको फ़लाँ थाने में 10 नवंबर से पहले हाजिर होना है, और कई धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं। उसके साथ ही यूएपीए भी लगाने की बात कही गई है कि यूएपीए भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। आपको वक्त दिया जाता है 10 तारीख तक आएँ, और उसके साथ ये भी कहा गया है कि जो चीज़ें आपने सोशल मीडिया पर डाली हैं उनको पहली फुर्सत में डिलीट करें। एक तुलक़ी फरमान। और उसके साथ ही जैसा कि कई बार मैंने इस पूरे मामले को लेकर आपसे कहा है कि जो लोकल पुलिस के आला अधिकारी हैं वो बार बार इस चीज़ से नकार रहे हैं कि वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं चली। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब। अदीब साहब, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने जिस तरह से यूएपीए को एक हथियार के तौर पर हर वो राज्य जहाँ पर बीजेपी की सरकार है इस्तेमाल किया जा रहा है। वकील जाते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, मीडिया को शेयर करते हैं सबूतों के साथ, उसके बावजूद उनके ऊपर यूएपीए लगा दिया। यूएपीए तो इन्होंने एक मजाक बना दिया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि क्रिकेट मैच हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। क्रिकेट मैच में कुछ लोगों ने पाकिस्तान की हिमायत करी, जो स्पोर्ट्स के लोग हैं। मैं खुद ही हिंदुस्तान का सपोर्टर हूँ, लेकिन उस दिन हिंदुस्तान इतना बुरा खेला, पाकिस्तान अच्छा खेला। अगर मैं पाकिस्तान के अच्छे खेलने की तारीफ़ करूँ तो मेरे को भी लगा दो। और ख़ुद हालत ये है कि जहाँ भी क्रिकेट मैच होता है, इंग्लैंड में होता है, वहीं रोज़ी रोटी कमाते हैं। वहाँ हिंदुस्तान का झंडा लेके खड़े होते हैं बरतानिया के ख़िलाफ़ उसके मैच में। ऑस्ट्रेलिया में यही करते हैं। वो मुल्क तो महज़ब मुल्क हैं, ये गंवारों का मुल्क है, ये गंवारों के पास सरकार है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, ये जाहिलों की सरकार है। इनको पता ही नहीं है कि यूएपीए का मतलब क्या है। और ये जो इन्होंने त्रिपुरा में जो कुछ हुआ है, वो वकीलों की रिपोर्ट ही नहीं कह रही है, वो दुनिया की सारी रिपोर्टें कर रही हैं। वो यूएन में तक पहुँच चुकी हैं। कितनी छुपाओगे तुम? कैसा बदनसीब ये मुल्क है कि हर महीने ह्यूमन राइट्स की, कुछ दुनिया की किसी न किसी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में हम शर्मसार होते हैं। हमें ये नहीं, अगर ये महज़ब होते तो कुछ तो शर्म इनको आती। और ये जो ये हरकतें कर रहे हैं,
इससे ये समझते हैं कि हम हमेशा जीत जाएंगे। लेकिन अफसोस ये है कि एक बड़ा तबका इन्होंने ऐसा तैयार कर दिया है जो इनके दीन, इनके मज़हब के भी ख़िलाफ़ है, इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। और वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि अब बात शुरू हो गई है कि आतंकवादियों की लिस्ट में ये ग्रोह, जो गुंडों का ग्रोह है, मुख्तलिफ़ नामों से आता है, वो ग्रोह भी आतंकवादी डिक्लेयर होगा। उस दिन का हम इंतज़ार कर रहे हैं और वो होगा, ज़रूर होगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सरकार अगले 5 साल एक बार फिर जीत गई तो इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और मेरा यकीन ये है कि किसी न किसी वक्त तो लोग उठेंगे ही। और मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा, दुनिया ने देखा है कि जर्मनी में एक महज़्ज़ब सोसाइटी किस तरह बर्बाद हुई। आज हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है कि यहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो वाकई हिंदू मज़हब को समझता है, वो उसकी कमज़ोरी ये हो गई है कि वो खौफज़दा हो गया है, वो डर गया है। जैसे हिटलर ने डराया था, हर आदमी एक दूसरे से डरने लगा था। ये बेशर्म जो हैं समझ रहे हैं कि हमारी फतेह है। ऐसा इनकलाब आएगा कि इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अभी जिन मासूमों को ये पकड़ रहे हैं या जो आदमी इतनी हिम्मत कर रहा है, मैं जानता हूँ कि गुड़गांव में भी जो बहुत से ऐसे लोग थे जो हमारे साथ थे और आज भी हैं, लेकिन उनको भी खौफ दिलाया गया है। ये खौफ दिलाने का जो एक टैक्टिस है, ये टैक्टिस दुनिया में मुख्तलिफ़ लोगों ने की। मसोलिनी ने भी की है, हिटलर ने भी की है, हमारे यहाँ भी ये हिटलर आ गया है। मुझसे खुद एक बाहर मुल्क में गया हुआ था, वहाँ एक बहुत सीनियर प्रोफेसर, बहुत ही प्रोमिनेंट आदमी ने मुझसे पूछा था, क्या तुम्हारे हिंदुस्तान ने हमारे हिटलर की तारीख़ नहीं पढ़ी है, फिर खामोश क्यों हो? मैंने कहा एक दिन आएगा कि लोग जागेंगे और वो वक्त आएगा। ये समझते ये है कि, और हकीकत ये है कि इस मुल्क की आवाम बेहिस हो गई है। और आप देखिए कि रोज़ पेट्रोल के दाम, इन्हें ये तय था कि 35% बढ़ने हैं, 35 पैसे रोज़ बढ़ते थे। फिर राजा सलामत का हुक्म आया, आज दिवाली है 5 रुपये कम। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह की हुकूमत है कि आप महीनों उसकी आज सारे अखबारों में तारीफ़ की गई मोदी। मैंने कहा ये मुल्क अजायब घर हो गया है, मस्खरों का मुल्क है ये। बादशाह सलामत ने कहा कि आज दिवाली 5 रुपये कम। उससे पहले तो साहब 1 पैसा कम नहीं कर सकते। एक तारीख तय कर दी कि रोज़ इतने पैसे बढ़ेंगे और वो बढ़ रहे हैं। अब फिर उनका कि साहब आज दिवाली है, मोदी साहब को आज दिवाली का गिफ्ट दिया है। उन्होंने कहा हम गिफ्ट दिए देते हैं। और लोग उनके जो चमचे हैं, जो उनके भक्त हैं, वो कहेंगे देखिए साहब मोदी। अब ये कोई किसी से पूछे कि ये पैसे रोज़ जो बढ़ते थे ये एक दिन कम कैसे हो गए। ये जो जगलरी है, ये इस जगलरी में यहाँ के लोग खोए हुए हैं, कब जागेंगे नहीं मालूम। और जहाँ तक ये त्रिपुरा का मामला है, ये तो टोटल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था और ये उसका असर उनको आसाम में जीतना था और उन्होंने 5 सीटें आसाम में जीत ली। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सारी जो काविशें होती हैं, इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम पावर में रहें। इसीलिए मैं आपके से पहले इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ कि यूपी वाले भी तैयार रहें कि यूपी के इलेक्शन से पहले अभी क्या होगा, कहाँ क्या होगा, ये किसी को मालूम नहीं है। त्रिपुरा में इसलिए किया गया था कि 4 दिन के बाद आसाम में इलेक्शन था और उस इलेक्शन का हर जगह ये शिकस्त खाई इन्होंने, लेकिन जहाँ मुसलमान है वहाँ ये जीतते हैं। और जीतने का इनके पास फार्मूला है कि कत्लेआम कर दो, मस्जिदों को लूट लो, मकान जला दो, लिंच कर दो, माहौल ऐसा पैदा कर दो। तो आप देखिए कि हर हिमाचल में बर्बाद हुए, मध्य प्रदेश में भी कमज़ोर हुए, हर जगह ये कमज़ोर हुए। महाराष्ट्र में यानी सभी जगह ये कमज़ोर हो गए। लेकिन वहाँ उनका फार्मूला, त्रिपुरा का जो फार्मूला था, कैसी यानी आप सोचिए कैसा जुल्म है। आदिब साहब, जिस तरह के हालात हैं, महंगाई की बात है, पेट्रोल का रेट है, उसके अलावा कोविड में जिस तरह की सिचुएशन रही, लेकिन जब इलेक्शन आता है सब भूल जाते हैं।
मैंने हमेशा से ये समझ लिया था कि इनका एक फार्मूला है कि मियाँ की शक्ल दिखाओ। उन्होंने एक तबके को ये तैयार किया कि हम हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और मोदी उसके सरबराह। वो 40% 35% जो आबादी है उसको इससे मतलब नहीं है। उसके ख्वाब ख्याल में ये है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसके आइकॉन मोदी साहब होंगे। तो वो तो जब ये 65 और 60% जो इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं और आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करते हैं, जब तक वो नहीं जुड़ेंगे ये कायम रहेंगे। और ये अगर ऐसे ही कायम रहे तो ये 35 से 55 और 65% हो जाएंगे। वो हिंदुस्तान का आखिरी दिन होगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया तो बन सकता है लेकिन हिंदुस्तान एज रिपब्लिक नहीं रहेगा। देखिए साहब, जिस तरह से त्रिपुरा को लेकर आला अधिकारी बार बार नकार रहे हैं, हालांकि कल कुछ अधिकारियों ने कुछ इलाकों की कुछ घटनाओं की कहा है कि हाँ यहाँ पर घटना घटी है, लेकिन अभी तक कल तक ये था कि उसको नकार रहे थे कि कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जिस तरह दिल्ली से बहुत सारी तंजीमें पहुँची और उसके बाद कुछ रिपोर्टर्स भी वहाँ पर पहुँचे और तस्वीरें भेजना शुरू की, तो कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई पुलिस नज़र आ रही है। तो कैसे इसको देखते हैं कि इतना हाईटेक दौर होने के बावजूद जब चीज़ें सेकंड्स में पूरी दुनिया में पहुँच जाती हैं, ऐसे में इतना बड़ा झूठ कैसे बन सकता है? आप देखिए ना कि दिल्ली के दंगों में 10 जजमेंट पुलिस के ख़िलाफ़ स्ट्रेचर पास हुआ, कोई एक्शन तो नहीं हुआ और ना होगा। इसलिए कि पुलिस में के अंदर जो रवैया है इस वक्त पुलिस का, ज़्यादातर ऑफिसर्स का, वो बिल्कुल उसी रोशनी में है जैसे ये बजरंग दल और शिवसेना की दूसरी जमातें इनकी हैं, उस तरह का उनका एटीट्यूड है। उन्हें मालूम है कि सरकार जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन आप दूरबीन लगा के ढूंढिएगा, ये आपको एक नहीं दिखाई पड़ेगा, ये भाग जाएंगे। क्योंकि आपको याद है ना कि इससे पहले जब भी मौका पड़ा है बहुत से ऐसे थे जो सुबह शाम आग उगलते थे। जब सरकार बदल गई थी तो कहीं दिखाई पड़े आपको? ये भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। लेकिन सरकार बदलेगी कैसे? इसलिए नहीं बदलेगी कि अब आरएसएस के पंजे इतने मजबूत हो गए हैं और आरएसएस वो जमात है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे गौर खौज कर रही है कि इनको आतंकवादी डिक्लेयर किया जाए। इसीलिए कभी कभी भागवत साहब ये कहते हैं हमारा डीएनए एक है और फलाना एक है। ये सिर्फ उन वहाँ अपनी जो आतंकवादी डिक्लेयर होने वाले हैं उसको रोकने के लिए करते हैं। मुसलमानों से मीटिंग भी इसी वजह से जी, और उसमें हमारे कुछ मुसलमान चले जाते हैं। क्या कहा जाए, अब ये जो उन्होंने एक विंग बनाया हुआ है मंच का, मुस्लिम मंच या क्या बनाया है, तो उसके बारे में भी आप जानते हैं कि इंद्रेश का क्या बैकग्राउंड है। वो भी कत्ल के मसले में इन्वॉल्व रहे, हुकूमत उनको बचाए हुए है, लेकिन बहुत से सबूत हैं जिस पे आएगा। अब वही ऐसे लोग जो हैं उन्होंने गुड़गांव में भी तमाशा किया हुआ है। शुक्रिया मोहम्मद अदीब साहब, हमसे बात कर रहे थे त्रिपुरा दंगों को लेकर। गुड़गांव से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।